भारत, जिसे कभी अंधविश्वासी तो कभी सपेरों का देश बताया गया। अंग्रेज यहाँ आए तो उन्हें लगा कि भारत के लोगों को सभ्य बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर फिर सामने आई एक ऐसी सभ्यता जो दुनिया में सबसे पुरानी और एडवांस थी, जो फैली हुई थी आज के 3 देश यानी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। जैसे ही ये सभ्यता सामने आई तो अंग्रेजों ने नई नई कहानी बनानी शुरू कर दी कि ये सभ्यता तो भारत की हो ही नहीं सकती। आखिर भारत में रहने वाले सपेरे और अनपढ़ लोग इतनी एडवांस सभ्यता कैसे बना सकते हैं? बस फिर क्या था, वो लेकर आए मेसोपोटामिया की सभ्यता का सिद्धांत कि जरूर भारत में ये सभ्यता मेसोपोटामिया की वजह से ही उत्पन्न हुई होगी, वरना भारत के लोग इतने सभ्य आखिर थे कहाँ? तो सवाल ये है कि क्या वास्तव में हड़प्पा सभ्यता भारत की थी ही नहीं? क्या वास्तव में हड़प्पा सभ्यता में हमें जो भी विकास देखने को मिलता है वो सब कुछ उधार का था? तो क्या हमारे संविधान की तरह हमारी प्राचीन सभ्यता भी उधार की टोकरी थी? ये एक बड़ा सवाल है जो हर भारतीय के मुंह पर एक थप्पड़ की तरह लगता आ रहा है। चलिए आज हम आपको बताएंगे राखी गढ़ी के डीएनए का विश्लेषण करके कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। क्या वास्तव में वो विदेशी थे या थे भारतीय? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इतिहास की सबसे रहस्यमयी और पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, मेनली आज के पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। मगर इसे बसाने वाले कौन थे? क्या ये विदेशी थे या भारतीय? इस सवाल का जवाब हमेशा से रहस्य में लिपटा रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोग भारतीय थे जो उस समय की रिच एंड डेवलप्ड सिविलाइजेशन के निर्माण के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का सही उपयोग कर रहे थे। नेचुरल रिसोर्सेज की बदौलत उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन शहर को बसाया था, जो इस सभ्यता के मेजर सेंटर्स हुआ करते थे। मगर वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े लोग विदेशी थे जो किसी और जगह से भारत आए थे। उनके अकॉर्डिंग इन लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज और ग्रेट अंडरस्टैंडिंग थी जिनसे ये सभ्यता विकसित हुई होगी। मगर अब तक किसी ठोस प्रमाण से ये साबित नहीं हो पाया कि वो वास्तव में विदेशी थे। यही वजह है कि जब से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है तब से इस सभ्यता में रहने वाले लोग यानी हमारे देश के मूल निवासी कौन थे, इस बात को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। मगर पिछले कई दशकों से अंग्रेज लगातार इस सभ्यता को विदेशी साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि वो साबित कर सके कि भारतीय तो अपना कुछ बना ही नहीं सकते। मगर केवल अंग्रेज ही नहीं बल्कि भारत में भी इसे लेकर लगातार बहस होती रहती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश में अलग अलग सेक्ट के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग रिलीजियस आइडियोलॉजीज हैं, जो इस सभ्यता पर अपना दावा जमाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। मगर आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया था कि आखिर दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यता को बसाने वाले थे कौन। मगर हम तो 21वीं सदी की ह्यूमन हैं और 21वीं सदी में अब कुछ भी मुश्किल नहीं रहा क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। अब सवाल ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक दौर में साइंस की इस सभ्यता पर क्या राय है? इसे समझना बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि तभी आपको पता चलेगा इसका पूरा सच जो विज्ञान की वजह से सामने आया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट कई दशकों से आज भी कई हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट का इस सभ्यता पर गहरा अध्ययन जारी है। लेकिन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के दौर में हर किसी को लगता था कि इसकी असलियत तो तभी सामने आएगी जब इसकी लिपि को पढ़ा जा सकेगा। मगर अफसोस इतने साल की मेहनत के बावजूद आज तक इस लिपि के बारे में कोई कुछ भी नहीं जान पाया है। अब कुछ ऐसा मिल चुका है जिसने एक नई उम्मीद जगा दी। दरअसल कुछ समय पहले यहाँ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं जो बेहद खास हैं। इन खोजों के बाद वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट इस जवाब के काफी करीब पहुंच चुके हैं कि आखिर वो लोग थे कौन। तो चलिए अब इन्हीं साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। पर इसके लिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन को समझना होगा। असल में ये बात है 1921 की, जब भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया में हड़प्पा नगर की खोज हुई थी।
बस वो ही टाइम था। तब से लेकर आज तक भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा कालीन नगरों की खोज का सिलसिला जारी है। 1500 से भी ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज की जा चुकी है। वैसे तो यहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली जैसे बहुत सारे शहर मिले हैं, मगर इनमें से ज्यादातर शहर पाकिस्तान में हैं। हालांकि ये बात नहीं है कि भारत में इम्पोर्टेंट शहर नहीं है। भारत में भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट शहर हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नगर है राखी गढ़ी, जिसकी खोज 1963 ईस्वी में हुई थी। राखी गढ़ी की बात की जाए तो ये हरियाणा राज्य के हिसार में है। ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। जब इसकी खुदाई हुई थी तो इसे एक छोटे से हड़प्पा नगर के रूप में देखा जा रहा था, मगर फिर आया सन 1997 का साल, जब अचानक से इस शहर की किस्मत बदल गई, या फिर यूं कहें कि हिस्ट्री लवर्स को एक इंटरेस्टिंग मुद्दा मिल गया। दरअसल 1997 से 1999 के बीच में यहाँ पर गहन खुदाई की गई और पुरातत्वविद अमरिंदर नाथ के नेतृत्व में यहाँ पर लगातार उत्खनन हुए। इस उत्खनन में बहुत से सच सामने आए, मगर अब भी कुछ ऐसा था जो लगातार आर्कियोलॉजिस्ट को राखी गढ़ी की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। शायद उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल शहर नहीं है, बल्कि इसी से हमें भारत के मूल निवासियों का सच पता चलेगा। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। 2011 से 2016 के बीच डॉक्टर वसंत शिंदे की निगरानी में यहाँ उत्खनन हो रहा था। प्रोफेसर शिंदे की बात की जाए तो इन्होंने राखी गढ़ी से जुड़े शोध में अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, प्रोफेसर शिंदे तो भारतीय इतिहास से जुड़े इन शोधों पर एक किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए हैं, जिनसे पता चला है कि राखी गढ़ी कोई छोटा सा हड़प्पा नगर नहीं था, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में मिला आज तक का सबसे बड़ा शहर था। इससे बड़ा कोई नगर आज तक मिला ही नहीं है। जब इसकी जांच की गई तो एक के बाद एक रहस्य सामने आने लगे। राखी गढ़ी में मिले एविडेंसेस से पता चलता है कि यहाँ व्यापक नगर नियोजन और इंजीनियरिंग का यूज किया गया था। इसके साक्ष्यों में सीधी सड़कें, पक्की दीवार, बहुमंजिला घर और नालियां थी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हड़प्पा सभ्यता की कॉमन क्वालिटी थी, वहां तो लगभग हर शहर में ऐसा ही मिला है, तो फिर राखी गढ़ी आखिर इतना ज्यादा खास और अलग कैसे हो गया? वेल, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा कि ये इतना अलग क्यों है। दरअसल यहाँ से बहुत सी चीजें मिली हैं, जिससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि राखी गढ़ी नगर ने सिंधु घाटी सभ्यता के न केवल शुरुआती दिनों को, बल्कि इसकी उन्नति के दिनों के साथ साथ पतन के दिनों को भी अपनी आंखों से देखा था। यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए राखी गढ़ी इतना इम्पोर्टेंट है। राखी गढ़ी से मिले सभी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रेजुअल डेवलपमेंट और उसकी प्रोडक्शन फंक्शन को समझने में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए लगातार यहाँ उत्खनन हो रहा है। लेकिन अप्रैल 2015 का समय इसके लिए एक ब्रेक थ्रू या मील का पत्थर साबित हुआ। एक्चुअल में जब अप्रैल 2015 में राखी गढ़ी में डॉक्टर वसंत शिंदे की निगरानी में उत्खनन चल रहा था, तब यहाँ RGR-7 टीले का उत्खनन किया गया था और तभी सामने आया एक सच जो हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। दरअसल इस टीले में से उन्हें 2600 ईसा पूर्व यानी 4600 साल पुरानी कब्रें मिली थी, जिसमें एक नहीं बल्कि 4 कंकाल थे। इनमें एक महिला, 2 पुरुष और एक बच्चे का अवशेष था। बस फिर क्या था, पूरी टीम को मानो खजाना मिल गया हो। पुरानी चीजों के साथ साथ इन बॉडीज की भी DNA जांच करने का फैसला लिया गया। वैसे यहाँ कंकाल के अलावा भी बहुत सी चीजें मिली थी, इसलिए सबसे पहले यहाँ से मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग कराई गई। कार्बन डेटिंग करने के बाद में हमें पता चला कि यहाँ कुछ चीजें 4500 ईसा पूर्व यानी आज से 6500 साल पुरानी थी। आज हमारे पास DNA नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी के भी सच को बाहर ला सकती है। वैसे तो आज तक ना जाने कितने DNA जांच हुई हैं, मगर 4000 से 4600 साल पुराने अवशेषों की ये DNA जांच इतिहास की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाली थी। इसलिए हर किसी को इस सच के सामने आने का इंतजार था, मगर DNA रिपोर्ट सामने आने में काफी समय लग गया, क्योंकि अवशेष बेहद पुराने थे। यही कारण था कि ये जांच 3 साल चली और 3 साल तक चले इस DNA जांच के प्रोग्राम में कई सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया गया था।
इसमें शामिल थे डेक्कन कॉलेज पुणे से आर्कियोलॉजिस्ट बसंत शिंदे, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट से डॉक्टर नीरज राय और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से डॉक्टर डेविड रिच जैसे एक्सपीरियंस्ड स्कॉलर। इनकी 3 साल तक लगातार कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी चली और आखिरकार डीएनए रिपोर्ट सामने आ ही गई। ये बात थी सितंबर 2018 की, जब उन्होंने डीएनए रिपोर्ट को दुनिया के सामने रखा। मगर जैसे ही डीएनए जांच के निष्कर्ष दुनिया के सामने आए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस जांच से ये साबित हो गया कि पिछली सदी से जिन विदेशियों को इसका आधार बताया जा रहा था, उनका तो इस सभ्यता से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में तो ये क्लियरली बोला गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले बाहर से आने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं थे। इतना ही नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग तो आज के नॉर्थ इंडियन यानी उत्तर भारत में रहने वाले लोगों से भी बिल्कुल अलग थे। मगर अब सवाल ये है कि तो फिर वो लोग आखिर थे कौन? इसका जवाब भी हमें इस डीएनए रिपोर्ट से मिल चुका है। दरअसल अगर उन लोगों की बात की जाए तो इन लोगों में कुछ मात्रा में अंडमान में पाए जाने वाली हंटर गैदर यानी शिकारी जनजाति और कुछ मात्रा में एशियाई ईरानी फार्मर्स के जीन मिश्रित अवस्था में पाए गए हैं। यानी इसका मतलब है कि न्यूलिथिक एज के किसी दौर में हंटर गैदर और ईरानी फार्मर्स के बीच कोई आपसी संबंध रहा होगा, जिनके माध्यम से एक नई प्रजाति का जन्म हुआ होगा, जिसे आज द्रविडियन या हड़प्पा प्रजाति कहा जाता है। डीएनए जांच से ये क्लियर हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आज के दक्षिण भारत में पाए जाने वाले द्रविड़ लोगों के काफी करीब थे। अब सवाल यह है कि आखिर इस बात का पता किस आधार पर चला कि नॉर्थ इंडियन हड़प्पा सभ्यता के लोगों से बिल्कुल अलग थे। एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आज के उत्तर भारत में पाए जाने वाले लोगों से काफी अलग इसलिए थे क्योंकि आज के भारतीयों में पाया जाने वाला R1A1 जीन, जिसे इंडियन जीन के नाम से जाना जाता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में मौजूद ही नहीं था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे अगर R1A1 जीन की बात की जाए तो ये एक तरह का Y क्रोमोसोमल हैप्लोग्रुप है जो मानवों में पाई जाने वाली एक स्पेसिफिक जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन को शो करता है। ये जीन Y क्रोमोसोम पर पुरुषों में होता है। R1A1 जीन मुख्य रूप से एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और ये एंशिएंट ह्यूमन माइग्रेशंस की स्टडी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जीन ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति के एंसेस्टर्स का रिलेशन किसी एक खास वंशावली से था और ये जीन प्रिमिटिव ह्यूमंस के डिवीजन और उनके एकोमोडेशन प्लेसेस के बारे में भी जानकारी देता है। दरअसल ये जीन आमतौर पर ह्यूमन इवोल्यूशन, एंसेस्ट्री एंड माइग्रेशन की स्टडी में उपयोगी होता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि आज के लोगों के पूर्वज कहाँ से आए थे। मगर ये सिंधु सभ्यता के लोगों में नहीं था। R1A1 जीन मेनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, स्पेशली स्लेविक कंट्रीज और टर्किश रीजन में पाया जाता है। हालांकि ये पूरे भारत में नहीं है। एक्चुअल में भारत में ये जीन स्पेशली नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि ये जीन आर्य जनसंख्या के भारत आगमन और मध्य एशियाई आक्रमणों के कारण भारत में आया है। मगर अब ये जीन इंडियन जीनोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अब चाहे जो भी हो, इस रिपोर्ट से साबित हो गया है कि 4600 साल पहले तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और यूरेशियन स्टेप के लोग आपसी संबंध नहीं रखते थे। तो इसका मतलब ये है कि आर्यों का इस भूमि पर आगमन शायद सिंधु सभ्यता के पतन के बाद हुआ होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस ऑफ द अराइवल ऑफ द आर्यंस और डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रोसेस पैरेलल चल रहा था। इस प्रोसेस की वजह से हजारों द्रविड़ लोग समुद्री मार्ग से या फिर जमीनी रास्तों से दक्षिण की तरफ डिस्प्लेस हुए होंगे और इसके बाद में गंगा यमुना नदी के द्वारा अपनी सभ्यता को स्थापित किया होगा। फिर उन्होंने यहाँ बसाई होगी वैदिक सभ्यता। खैर, वैदिक सभ्यता की कहानी अलग है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। राखी कड़ी से मिले अवशेषों की डीएनए जांच से हमें अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये विदेशी नहीं थे और ना ही ये मेसोपोटामियंस या आर्यंस थे। वैसे अगर बात की जाए प्राचीन ह्यूमन की, तो अफ्रीका के जंगलों से निकला हुआ आदिमानव अपनी लाखों साल की यात्रा के दौरान दुनिया भर में फैला और फिर आखिरकार वो डिफरेंट स्पीशीज में विभाजित होता रहा।
जिनमें से कुछ ने तो प्रारंभ से ही खेती करना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ प्रजातियां शिकारी ही रह गई, जैसे कि कुछ आदिवासी जनजातियां जो आज भी अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाती हैं। मानव के क्रमिक विकास के दौर में इन्हीं प्रजातियों से नई नई प्रजातियों का जन्म हुआ, जिन्होंने खुद को ज्यादा विकसित और सभ्य बनाया, जिनमें से एक थी हड़प्पा सभ्यता। इन प्रजातियों ने अपने हजारों साल के सफर के दौरान एग्रीकल्चर एंड ट्रेड की मदद से भव्य नगरों का निर्माण किया और अंत में नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से उन्हें अपनी सभ्यता का त्याग करना पड़ा। कुछ ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता में भी हुआ होगा। मगर चाहे जो भी हो, राखीगढ़ी की डीएनए जांच से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का उद्भव अंडमान निकोबार, हंटर और ईरानी किसानों के माध्यम से होने की बात का पता चला है, जिससे ये मालूम होता है कि इस देश के मूल निवासी चाहे जो भी थे, उनका अंग्रेजों से तो कोई रिलेशन नहीं था। इनफैक्ट राखीगढ़ी ही नहीं बल्कि लोथल, गिलोंड और नुजात की खुदाई में मिले रिमेन्स, एविडेंस एंड स्केलेटन्स की डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि हड़प्पा सभ्यता वर्ल्ड की सबसे पुरानी और सबसे विकसित सभ्यता थी। साथ ही आर्यों के आक्रमण और बाहर से आने का सिद्धांत भी मनगढ़ंत और गलत साबित हो चुका है, जिसकी पुष्टि डीएनए के आर्कियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक वेरिफिकेशन के आधार पर की गई है। वैसे ये सवाल अब अर्थहीन हो गया है, क्योंकि मानव अपने क्रमिक डेवलपमेंट के दौरान हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होता रहा है, क्योंकि उस दौर में ना तो आज की तरह देश थे और ना ही उनकी कोई सीमाएं थी। इसलिए किसी भी देश के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को ढूंढने से बेहतर होगा हर किसी को मूल निवासी मान लेना चाहिए और इतिहास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, ताकि हमारे अतीत की सच्चाई को जानने और उसे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।